हेलो स्टूडेंट। तो ईएडी ऑनलाइन क्लासेस में मैं आर के रमन एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 257 पर। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है अब। और देखिए, इंट्रोडक्शन में मैंने आपको पहले से कहा है कि न्यूमेरिकल सेक्शन पर आपको और फोकस करना होगा। काफ़ी आज अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करने को मिलने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं, यहाँ पर हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 257 पर। तो कॉमन डाटा क्वेश्चन है और गेट 2007 में पूछे गए सवाल हैं। ए थ्री फेज आपको देखिए क्या क्या दिया गया है और इसी के अकॉर्डिंग बस अपना फॉर्मूलाज में वैल्यू को पुट करते हुए आगे बढ़ते रहेंगे। ए थ्री फेज स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर हैज ए स्टार्टिंग करंट ऑफ 7 टाइम्स अब द फुल लोड करंट एंड फुल लोड स्लिप 5%, यानी कि हमें कुछ दिया गया है आई स्टार्ट बराबर 7 ऑफ आई एफ एल। ठीक है जी। और एस एफ एल का मान दिया है 0.05। चलिए पहले 257 को देखते हैं। यहां दे रहा है कि नैन ऑटो ट्रांसफॉर्मर इज यूज्ड फॉर रिड्यूस्ड वोल्टेज स्टार्टिंग टू प्रोवाइड 1.5 पर यूनिट स्टार्टिंग टॉर्क। तो देखिए, जब हम फॉर्मूला देखते हैं टी स्टार्ट अपॉन टी एफ एल, तो फुल लोड टॉर्क से अगर हम डिवाइड कर रहे हैं तो ये कौन कौन सा वैल्यू कहलाता है? ये वैल्यू कहलाता है टी स्टार्ट का पर यूनिट। अब चलते हैं हम लोग आई, यहाँ देखा हमने एक्स स्क्वायर, बेटा टैपिंग पॉइंट है। फिर ले लिया हमने आई स्टार्ट अपॉन आई एफ एल, है ना। तो आई स्टार्ट का वैल्यू कितना है? 7 एफ एल। चलिए यहाँ डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे तो कितना हो गया? 49। भाई 7 है, 749 गुना 0.05। तो एक्स स्क्वायर बराबर, अब देखिए पर यूनिट टॉर्क कितना दे रहा है ये? 1.5। 1.5 अपॉन में 49 इंटू 0.05। देखिए मल्टीप्लाई करके तो ये मिल रहा है 2.45। ठीक है। तो यहां से अब x बराबर आपको मिलेगा, x बराबर मिल रहा है 78.25%। तो हमें यहाँ x का ये वैल्यू मिल जाता है। फिर चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इफ ए स्टार डेल्टा स्टार्टर इज यूज टू स्टार्ट दिस इंडक्शन मोटर, द पर यूनिट स्टार्टिंग टॉर्क। तो देखिए पर यूनिट स्टार्टिंग टॉर्क टी स्टार्ट, आप समझ गए पर यूनिट में लिखने का ये क्या है? टी स्टार्ट अपॉन टी एफ एल बराबर 1/3 इंटू आई स्टार्ट अपॉन आई एफ एल का स्क्वायर। तो 749 इंटू एस एफ एल 0.05। तो टी स्टार्ट पर यूनिट बराबर 59 इंटू 0.05 तो डिवाइडेड बाई 3.81। तो ये मिल गया हमें 0.816। एक आंसर हमारा देखिए ये हो जाता है। तो ये इसके लिए सॉल्यूशन हो गया, इसके लिए तो पॉइंट, इसके लिए हमें मिला सी, और यहाँ इसके लिए हमें मिल गया देखिए 0.816 यानी बी। फिर 259 में कह रहा है इफ ए स्टार्टिंग टॉर्क ऑफ 0.5 पर यूनिट इज रिक्वायर्ड। तो स्टार्टिंग टॉर्क कितना रिक्वायर्ड है? 1.0.5। देन पर यूनिट स्टार्टिंग करंट शुड बी। तो पर यूनिट स्टार्टिंग करंट का मतलब है आई स्टार्ट अपॉन आई एफ एल हम करते हैं। तो भैया ये वैल्यू को हम लोग आई स्टार्ट पर यूनिट लिख सकते हैं। तो टी स्टार्ट पर यूनिट बराबर आई स्टार्ट पर यूनिट का स्क्वायर इंटू एस एफ एल हमें मिलेगा ये। तो आई स्टार्ट पर यूनिट का स्क्वायर बराबर 0.5 अपॉन 0.05। तो ये कितना हो गया? 10। तो आई स्टार्ट पर यूनिट √10 3.16 आपको ये वैल्यू मिल जाएगा। तो ये हमें मिल जाता है यहाँ से ऑप्शन सी। तो ये तीनों क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया। तो कैलकुलेटर गेट में अलाउ होता है। तो ये आपके 3 नंबर, या कहें 3 क्वेश्चन आपके ये एकदम सही थे। और शायद ये आपका हो सकता है 1-1 2-2 नंबर में ये मिल गया हो कॉमन डाटा क्वेश्चन। तो बड़ा अच्छे सवाल है ये तीनों की। तो चलिए विद्यार्थियों, नेक्स्ट आते हैं हम लोग
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टार्टिंग मेथड कैन नॉट बी यूज्ड फॉर स्टार्टिंग स्टार कनेक्टेड एज वेल एज डेल्टा कनेक्टेड थ्री फेज इंडक्शन मोटर। तो आप एक बात बताइए, अगर हम स्टार डेल्टा ही इंडक्शन ले लें तो ऑलरेडी स्टार डेल्टा वोल्टेज को रिड्यूस्ड करता है। भाई ये वोल्टेज को रिड्यूस्ड कर देता है। स्टार डेल्टा में हम जब देखते हैं तो वोल्टेज हमारी रिड्यूस्ड होती है, करंट हमारा रिड्यूस्ड है, और साथ के साथ में हम ये भी जानते हैं स्टार्टिंग में वोल्टेज रिड्यूस्ड होती है ना स्टार में। भाई अगर लाइन ये है तो स्टार्टिंग में जब स्टार में है तो VL/√3 होती है। तो यानी कि 0.577 VL, तो स्टार्टिंग में वोल्टेज हो जाती है 50.7% ऑफ VL। ठीक है, अगर हम आगे फिर से स्टार कनेक्ट कर दें तो यानी कि एक स्टेप तो ये हो गया, आपको समझना है। देखिए स्टार डेल्टा, और ये हम लोग मोटर कनेक्ट कर दें कैसा, स्टार और स्टार टाइप या डेल्टा टाइप, स्टार और डेल्टा। तो आप ये ध्यान देना है कि अगर यहाँ वोल्टेज डिक्रीज हो गई, फिर हमने स्टार पर वोल्टेज ये कनेक्ट की तो यहाँ भी डिक्रीज, तो यार ये तो 57% का भी और कम, तो ये तो बहुत कम वोल्टेज अप्लाई होगी। तो इसीलिए हम देखते हैं कि स्टार कनेक्टेड एज वेल डेल्टा कनेक्टेड, हम इस तरह के इंडक्शन मोटर को, इस तरह के स्टार्टर को हम प्रीफर नहीं करेंगे। द स्टार्टिंग टॉर्क ऑफ ए थ्री फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर कैन बी इंक्रीज्ड बाई कनेक्टिंग एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इन द। तो मैंने बार बार ये चीज आपको एक्सप्लेन किया है कि ये तीन स्लिप रिंग हम लोग लगाते हैं, किसमें, स्लिप रिंग में, और हम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लेते हैं, हम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लेते हैं कुछ ये। तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस अगर स्टार्टिंग में हाई होता है तो स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये सुविधा हमें कहाँ मिलती है, हम कहाँ पर लगाते हैं एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, रोटर सर्किट में। तो ये क्या बन जाता है, हमारा ऑप्शन ए हो जाता है। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं 262 पर। फॉर स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टिंग is preferred over reduced voltage starting because it। देखो जी, अब स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर है तो रिड्यूस्ड वोल्टेज स्टार्टिंग, जब हम वोल्टेज लेवल को घटा देते हैं, जैसे कि एग्जांपल आप समझ सकते हैं, जैसे हम लोग बात करते हैं ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टर, और एक और होता है रिड्यूस्ड वोल्टेज स्टार्टिंग में हम लोग इम्पीडेंस या रिएक्टेंस स्टार्टिंग भी देख लेते हैं। इम्पीडेंस नहीं, रिएक्टेंस, इंडक्टेंस लगाते हैं हम लोग इनपुट साइड पर। लेकिन स्लिप रिंग के लिए जब हमें सब सुविधा मिल रही है रोटर रेजिस्टेंस साइड से स्पीड को कंट्रोल करने की या स्टार्ट करने का, तो हम क्यों रिड्यूस्ड वोल्टेज पर जाएंगे। तो रोटर रेजिस्टेंस जो कंट्रोल मेथड है वो अपने आप में बहुत, एक तरह से स्लिप रिंग के लिए तो बेस्ट है। भाई स्क्वायरल केज में तो मजबूरी है ना हमारे लिए कि हम रेजिस्टेंस नहीं लगा सकते, यहाँ तो मजबूरी नहीं, यहाँ तो वो सुविधा है। तो देखिए लिमिट स्टार्टिंग करंट, डेफिनेटली लिमिट करता है स्टार्टिंग करंट को। इंक्रीज स्टार्टिंग टॉर्क, भाई रेजिस्टेंस आपने इंसर्ट किया है तो स्टार्टिंग करंट आपका लिमिट हो गया, कम हो गया, स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ गया। और ऑल्सो इम्प्रूव स्टार्टिंग पावर फैक्टर, रेजिस्टेंस इज मोर एज कंपेयर्ड ऑफ लीकेज फ्लक्स या फिर रिएक्टेंस, तो इम्प्रूव स्टार्टिंग पावर फैक्टर। तो ये सुविधा हमें मिली है रोटर रेजिस्टेंस कंट्रोल में, लेकिन ये स्लिप रिंग के लिए ही होगा बस। चलिए, ए थ्री फेज स्लिप रिंग, ए थ्री फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर हैविंग नेग्लिजिबल स्टेटर इंपीडेंस ड्राइव ए कांस्टेंट टॉर्क लोड। ओके, कांस्टेंट टॉर्क लोड है, यानी कि आपको दे दिया यहां पर टॉर्क, स्टूडेंट यहां पर कांस्टेंट दिया है, वेरी गुड, कांस्टेंट दे दिया। इफ एन एडिशनल रेजिस्टेंस इज इंक्लूड इन द रोटर सर्किट, अब स्लिप रिंग है, हमने एडिशनल रेजिस्टेंस लगा दिया, ठीक है, हम एडिशनल रेजिस्टेंस लगा सकते हैं। व्हाट डज द मोटर एक्सपीरियंस,
तो एक तो ये चीज दिमाग में बैठा लिए कि टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर। तो फिर अगर टॉर्क कांस्टेंट, इसका मतलब है कि स्टेटर करंट भी आपका कांस्टेंट, स्टेटर करंट भी कांस्टेंट। तो स्टेटर करंट भी हमारे यहाँ पर कांस्टेंट मिला। ठीक है, अब स्टेटर करंट की अगर हम बात कर रहे हैं, स्टेटर करंट की हम बात कर रहे हैं, अगर रोटर रेजिस्टेंस को आपने बढ़ाया है तो हमें तो ये टर्म जनरली कांस्टेंट करना है। भाई टॉर्क आपका कांस्टेंट है, स्टेटर करंट इसका मतलब है कांस्टेंट है, तो आपको R2/X जो टर्म है वो तो आपको कांस्टेंट दिखाना है होगा। तो अगर R2 आपने बढ़ाया है तो फिर इस टर्म को कांस्टेंट बनाने के लिए, क्योंकि आपका क्या है, स्टेटर करंट कांस्टेंट है, स्टेटर करंट कांस्टेंट है, तो फिर आपको स्लिप इंक्रीज करना होगा, आपको स्लिप इंक्रीज करना होगा। तो नो चेंज इन स्टेटर करंट एंड इंक्रीज इन द स्लिप, तो आपको ये ऑप्शन बी हो जाता है। चलिए नेक्स्ट, एन इंडक्शन मोटर कैन रन एट सिंक्रोनस स्पीड इफ इट ऑपरेटेड। देखिए हम सिंक्रोनस पर कैसे करवा सकते हैं ऑपरेट। अब देखो बेटा, हमने एक मेथड पढ़ा था, ईएमएफ इंजेक्शन मेथड, ईएमएफ इंजेक्शन मेथड पढ़ा हमने एक। तो ईएमएफ इंजेक्शन मेथड में आपको ये ध्यान देना है कि अगर हम ये रोटर में वोल्टेज ले लिया हमने, ये SE2, यहाँ बेटा हमने ये R2 और X2 रखा, R2 और JX2, ठीक है, और हमने यहाँ पर एक वोल्टेज इंजेक्ट कर दिया, ये हमने ले लिया I2, एक वोल्टेज इंजेक्ट कर दिया हमने यहाँ V इंजेक्ट। एक तो ये कर सकते हैं। दूसरा वे ये है कि SE2, दूसरा वे ये है R2 और JX2, दूसरा वे ये है इंजेक्ट करने का, ये R2 और JX2 यहाँ देखते हैं I2। टॉर्क की अगर बात करते हैं अगर टॉर्क की बात करते हैं तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट का स्क्वायर। तो यहां देखेंगे I2 बराबर SE2 माइनस V इंजेक्टेड अपॉन में Z2। ठीक है, तो यहाँ तो वोल्टेज और माइनस हो गया, तो यहाँ हम लोग कहेंगे कि करंट आपका डिक्रीज हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पर टॉर्क भी डिक्रीज हो जाएगा। अगर यहाँ हम देखते हैं I2, तो SE2 यहाँ मिलेगा आपको प्लस V इंजेक्टेड और ये हो जाएगा Z2, तो I2 का मान यहाँ बढ़ जाएगा, तो जो टॉर्क है ये भी बढ़ जाएगा, टॉर्क भी बढ़ेगा। अब स्टूडेंट ये समझना है, ये ध्यान देना है कि अगर हम टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स को बनाएं, नॉर्मल हम लोगों ने देखिए ये बना दिया, अगर हम टॉर्क को कम करेंगे, ये हमने देखा है, ये हमने ले लिया यहाँ N1, तो यदि हम टॉर्क को कम करेंगे, ये हमारी क्या है, सिंक्रोनस स्पीड, तो करंट को कम करने का मतलब देखिए टॉर्क का ये होना है, तो यानी कि स्पीड हमारी और गिर जाएगी ये। लेकिन अगर टॉर्क को बढ़ाते हैं, तो टॉर्क को बढ़ाने का मतलब है देखिए स्पीड ये, तो तब पॉसिबल है कि स्पीड सिंक्रोनस हो सकती है। तो ये सुविधा हमें मिलती है इंजेक्शन मेथड में। और जो ये वोल्टेज है, ये वोल्टेज आप क्या करते हो, देखिए सिर्फ फ्रीक्वेंसी पर इंजेक्ट करते हो, ये वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी क्या है, स्लिप फ्रीक्वेंसी पर इंजेक्ट करते हो। तो ये मेथड हम लोग देखते हैं, ये मेथड हमें मिलता है विद ईएमएफ इंजेक्टेड इन द रोटर सर्किट। क्लियर। चलिए बेटा नेक्स्ट है, द स्पीड रेगुलेशन ऑफ ए 3 फेज इंडक्शन मोटर एट फुल लोड अबाउट। अब स्पीड रेगुलेशन की बात की गई है। स्पीड रेगुलेशन मीन्स नो लोड टू फुल लोड विद रेस्पेक्ट टू द फुल लोड एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड ए स्लिप। और अगर हम परसेंटेज स्लिप में देखते हैं तो बेस्ट ऑप्शन इज 4%। तो इंडक्शन मोटर में एक तरह से स्पीड रेगुलेशन ही हमारा देखिए स्लिप है। क्यों है, क्योंकि अगर हम स्लिप की बात करें तो स्पीड रेगुलेशन क्या है, NS माइनस एन अपॉन NS, NS माइनस एन अपॉन NS।
तो एक तरह से हमारे लिए यही स्पीड वेरिएशन कितनी कर सकते हैं सिंक्रोनस से, लगभग 4% के आसपास। तो ये हमारा क्या है 4। द स्पीड ऑफ इंडक्शन मोटर डिपेंड, तो अगर हम n बराबर देखते हैं तो 1 माइनस एस इंटू एन एस, तो 1 माइनस एस 120 एफ बाई पी। तो नंबर ऑफ स्टेटर पोल यस डेफिनेटली, फ्रीक्वेंसी यस, इनपुट वोल्टेज टू स्टेटर, तो इनपुट वोल्टेज टू स्टेटर भी हमारा ये ऑप्शन होगा। ठीक है जी, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है, इनपुट वोल्टेज टू स्टेटर। अब देखिए आपको लग रहा होगा सर ने ये क्यों लिखा है, कि अगर हम वोल्टेज नहीं लेते, आप जरा सोच कर देखिए, अगर फ्रीक्वेंसी लिया है तो फ्रीक्वेंसी का मतलब फिर आपका वोल्टेज से भी रिलेट होता है। अभी हम लोग पूरी कहानी देखने वाले हैं वी बाई एफ करके। स्मूथ स्पीड कंट्रोल कैन बी अचीव्ड बाई, तो आपको ये बता रहा हूं कि जो हमारा ये स्मूथ स्पीड कंट्रोल की बात करते हैं, तो रोटर रेजिस्टेंस कंट्रोल मेथड एक बहुत स्मूथ स्पीड कंट्रोल में नहीं आता। तो स्मूथ स्पीड कंट्रोल हम लोग करते हैं स्लिप पावर कंट्रोल और वेरिएशन ऑफ सप्लाई फ्रीक्वेंसी, ऑप्शन डी हमारा ये सही होता है, ऑप्शन डी ये हमारा सही होता है। तो अगर मैं एक छोटा सा आइडिया आपको देता हूं, इसमें दो चीजें हैं कि जब हम स्लिप पावर रिकवरी हम लोग करते हैं, स्लिप पावर रिकवरी, तो हमारे पास दो सिस्टम होते हैं। एक होते हैं स्क्रीबियस सिस्टम, ठीक है जी, स्क्रीबियस सिस्टम। तो स्क्रीबियस सिस्टम की जो बात करते हैं, ये सुपर सिंक्रोनस स्पीड में स्पीड कंट्रोल करेगा, सुपर सिंक्रोनस रेंज में, ठीक है। और एक होता है हमारे पास में क्रैमर सिस्टम, क्रैमर सिस्टम, ठीक है। तो क्रैमर सिस्टम जो आपका रहता है, एक तरह से यहाँ ये कांस्टेंट टॉर्क ड्राइव में काम आता है, जिसमें हम लोग कहते हैं बिलो सिंक्रोनस स्पीड, बिलो सिंक्रोनस स्पीड, ठीक है जी। तो नेक्स्ट चलते हैं। चलिए नेक्स्ट है द स्पीड ऑफ ए स्लिप रिंग थ्री फेज। ये थोड़ा सा मुझे अभी इसमें कांस्टेंट टॉर्क और इसमें थोड़ा सा डाउट है, इसको मैं कल आपको नेक्स्ट वाली क्लास में मैं डिस्कस करूंगा आपको, तो मुझे थोड़ा सा इसमें अभी डाउट है स्टूडेंट। चलिए, द स्पीड ऑफ ए स्लिप रिंग थ्री फेज इंडक्शन मोटर कैन बी कंट्रोल्ड फ्रॉम द रोटर साइड। ये तो बहुत आसान है, कैसे कर रहे हैं हम लोग, रियोस्टेट कंट्रोल से। तो यहाँ हमारा ऑप्शन सी हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड आर सुटेबल फॉर स्पीड कंट्रोल ऑफ स्क्वायरल। तो देखिए बेटा, ये रोटर रेजिस्टेंस कंट्रोल्ड स्पेशली यूज्ड फॉर स्लिप रिंग, तो यहाँ पर ये ऑप्शन नहीं होगा। तो वोल्टेज कंट्रोल, फ्रीक्वेंसी कंट्रोल एंड पोल चेंजिंग मेथड, तो यहाँ पर ऑप्शन बी हमारा बेस्ट ऑप्शन होता है, ठीक है जी। तो वोल्टेज कंट्रोल मेथड, फ्रीक्वेंसी कंट्रोल एंड पोल चेंजिंग मेथड यहाँ पर बनते हैं, जो कि हमारे स्क्वायरल केज के लिए बेस्ट मेथड माने जाते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि वोल्टेज यहाँ देखते हैं टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज स्क्वायर। तो यदि हमारा टॉर्क, यहीं से आप आइडिया ले लीजिए कि हम लोग देखते हैं वोल्टेज स्क्वायर, तो वोल्टेज कंट्रोल ऐसे ही नहीं हो जाता। हम इनपुट साइड पर, जैसे हमने कहा थ्री फेज इंडक्शन मोटर, तो हम इनपुट साइड पर हम लोग एसी वोल्टेज कंट्रोलर लगाते हैं। इनपुट साइड पर ये ए फेज है, ये आपका ये बी फेज है, और यहाँ पर ये सी फेज है, ए बी और सी। तो जब हम ये देखते हैं कि ये तो नॉर्मल था, अब हमने वोल्टेज को कंट्रोल किया और हमने कम कर दिया, तो वोल्टेज को कम किया, ये लोड के लिए टॉर्क है, तो हमने कहा टॉर्क हमारा घटेगा। तो अब हमारे लिए देखिए स्पीड ये है, पहले ये है N1, ये हो जाएगी हमारी N2। तो बहुत लिमिटेड स्पीड रेंज मिलती है, लेकिन वोल्टेज कंट्रोल मेथड हमारा ये है। फिर हम ये जानते हैं
कि n बराबर 1 - s इंटू 120f/p। तो हम लोग क्या क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी कंट्रोल करेंगे। अब फ्रीक्वेंसी कंट्रोल करने के भी हमारे पास में हम इन्वर्टर से ये काम कर लेते हैं, तो ये भी हमारा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स बेस्ड छोटा सा कंटेंट होता है जब हम लोग बात करते हैं ड्राइव के लिए। दूसरी चीज, अगर हम पोल चेंजिंग मेथड की बात करें तो हम पोल चेंजिंग मेथड में हम पोल्स को चेंज करते हैं बाय द फैक्टर ऑफ 2, है ना, बाय द फैक्टर ऑफ 2, बाय द फैक्टर ऑफ 4। तो पोल को बदल कर भी हम स्पीड को कर सकते हैं। तो ये सुविधा हमें कहाँ पर मिलेगी, स्क्वायरल केज में। A three-phase induction motor fed from three-phase voltage regulator is suitable for driving load whose torque। देखिए, आपको ये देखना है कि जब हमें दिया गया है वोल्टेज रेगुलेटर, वोल्टेज रेगुलेटर का मतलब है वोल्टेज कंट्रोल मेथड से, वोल्टेज कंट्रोल मेथड से। और वोल्टेज कंट्रोल मेथड में होता है, देखिए, ये टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज का स्क्वायर। तो जनरली हम यहाँ पर जो स्मॉल मोटर होते हैं, स्मॉल भी क्या है, स्मॉल स्क्वायरल केज जो मोटर होते हैं उनके लिए हम जनरली ये देखते हैं, ये मेथड हम लोग यूज करते हैं। तो यहाँ पर क्या रहता है कि जो टॉर्क है, टॉर्क रिड्यूस्ड इज वेरी मच विद स्पीड। यहाँ पर जो स्पीड के साथ में टॉर्क बहुत ही रिड्यूस्ड हो जाता है। तो हुज टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द स्पीड। तो यहाँ पर क्या है कि स्पीड के साथ में टॉर्क बहुत ज़्यादा डिक्रीज। ठीक है जी, तो ये हमारा ऑप्शन सी यहाँ पर सही होता है। चलिए 272। अब यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा और बड़ी अच्छे कुछ फॉर्मूले आपके सामने मैं रखना चाहूँगा। पूरा एक सेक्शन है ये, और बेटा इसको ढंग से देख लीजिएगा। तो हम वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी कंट्रोल की बात कर रहे हैं। अगर हम फर्स्ट ये कहें कि टी मैक्सिमम बराबर 1/ओमेगा/sm इंटू v1² 2x2 डैश, ये हो गया। फिर दूसरा हो जाता है कि एस टी मैक्स बराबर r2-x2 डैश। थर्ड हो जाता है ns-n यानी स्लिप स्पीड बराबर s ns। और अगर 4 हम लोग चल रहे हैं तो tan phi2 बराबर रिएक्टेंस s x2 अपॉन में r2 डैश। ठीक है जी, tan phi2 x2 अपॉन r2 डैश हमने ऊपर भेज दिया। ये 4 फॉर्मूले हमारे लिए हो जाते हैं। फिर 4 फॉर्मूले से अगर हम देखते हैं तो नॉर्मल हम केस फर्स्ट और 2 बना लेते हैं। यहाँ केस फर्स्ट है नॉर्मल ऑपरेटिंग रीजन, नॉर्मल ऑपरेटिंग रेंज, जहाँ पर जो स्लिप है वो बहुत ही कम है, जहाँ पर जो स्लिप है 0 से बड़ा है और एस टी मैक्स से कम है। तो यहाँ स्लिप कम होती है। तो जब स्लिप कम है तो हम ये जानते हैं कि r2-s बहुत ज़्यादा होता है x2 से। तो फॉर्मूला ए हमारे लिए बना 1/ओमेगा/sm एस v1² अपॉन r2 डैश, ये फॉर्मूला। और विद्यार्थियों बी हमारे लिए हैं i2 डैश बराबर एस v1 अपॉन में r2 डैश। भाई r2 डैश बाई एस होता है, एस ऊपर चला गया। विद्यार्थियों यहाँ पर केस 2 बनता है, बड़ा अच्छा सेक्शन है ये। हमने कहा कि s बहुत ज़्यादा है एस टी मैक्स से, तो r2 डैश बाई एस बहुत कम है x2 डैश से। तो यहाँ हम t इजिकल टू 1/ओमेगा/sm v1² अपॉन x2 डैश का स्क्वायर इंटू r2 डैश बाई s कह रहे हैं। ठीक है जी, r2 डैश बाई s कह रहे हैं। साथ में b पर अगर हम चलते हैं तो i2 डैश बराबर v अपॉन x2 डैश कह रहे हैं। तो ये हमने लिखा। अभी हम चलते हैं स्पीड कंट्रोल बिलो बेस स्पीड। सबसे पहले हम लोग चल रहे हैं इस सेक्शन पर स्पीड कंट्रोल बिलो बेस स्पीड। तो बिलो बेस स्पीड में आपको देखना है कि v/f जो रेशियो है ये आपका कांस्टेंट बना हुआ है। साथ में v/f रेशियो का मतलब
मैग्नेटिक फ्लक्स से भी होता है, इसका मतलब भी क्या है, देखिए कांस्टेंट बना हुआ है। ठीक है जी। तो V बाई एफ रेशियो आपका कांस्टेंट है, यानी कुल मिला के यहाँ से वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हम फ्रीक्वेंसी लिख सकते हैं। तो फर्स्ट देखते हैं, फर्स्ट ये वाला सेक्शन, 1 अपॉन यानी टी मैक्सिमम प्रोपोर्शनल 1 अपॉन ओमेगा किसके प्रोपोर्शनल है, ओमेगा फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल है, तो 1 अपॉन एफ इंटू वोल्टेज किसके प्रोपोर्शनल है, देखिए फ्रीक्वेंसी एफ स्क्वायर, और x2 किसके प्रोपोर्शनल है, फ्रीक्वेंसी अपॉन में एफ। ठीक है जी, तो ये हमें मिल जाता है देखिए कांस्टेंट। फिर हमने सेकंड देखा, यही सेकंड देखिए क्या है, एस टी मैक्स। तो एस टी मैक्स बराबर या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये R2/x है तो 1 अपॉन एफ हो गया। चलिए जी थर्ड देखिए, एन एस माइनस एन बराबर एस इंटू एन किसके प्रोपोर्शनल होता है, फ्रीक्वेंसी के होता है। नंबर 4 पर चलिए, टेन फाइव टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, देखिए ये क्या है, एस और एफ। तो चार चीजें तो हमने यहाँ पर देख लिया। फिर अगर हम लोग ये चलें, अगर हम चलें केस फर्स्ट पर, अगर हम चलें इसी का केस फर्स्ट पर, तो केस फर्स्ट हमें मिल जाएगा टॉर्ग। देखिए यहाँ 1 अपॉन एफ, एस है, एफ का स्क्वायर है, तो यहाँ हमें हो गया एफ से एक पावर एस और एफ। ये हमें मिला ए के लिए। अगर बी के लिए चलते हैं, तो बी के लिए हमें मिल जाएगा, देखिए क्या, I2 डैश बराबर एस और एफ। ठीक है। अगर केस टू में चलते हैं, केस टू, तो केस टू में देखिए यहाँ पर टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1 अपॉन एफ, तो 1 अपॉन एफ इंटू V1 यानी कि एफ स्क्वायर, S2 स्क्वायर यानी कि एफ स्क्वायर इंटू 1 अपॉन एस। तो टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1 अपॉन एस और एफ। फिर यहाँ पर ये ए हुआ, यहाँ पर बी चलिएगा, I2 डैश पर चलिएगा, तो I2 डैश डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देखिए फ्रीक्वेंसी अपॉन में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फ्रीक्वेंसी, ये हो जाता है देखिए हमारा क्या, कांस्टेंट। ठीक है। तो ये हमने जाना है बिलो बेस स्पीड। अभी हम लोग चलते हैं अबाव सिंक्रोनस स्पीड, अबाव अबाव सिंक्रोनस स्पीड। बेटा यहाँ से किसी भी एग्जाम की बात करेंगे पेपर में मिलता ही मिलता है, अबाव सिंक्रोनस स्पीड। ठीक है जी। तो अबाव सिंक्रोनस स्पीड जो मेथड लागू होता है, ये होता है हमारा वेरिएबल फ्रीक्वेंसी, वेरिएबल वोल्टेज नहीं, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी। तो देखिए यहाँ हमने वोल्टेज को कांस्टेंट कर दिया है और फ्रीक्वेंसी को हमने वेरिएबल कर दिया है। ठीक है। तो यहाँ फर्स्ट देखते हैं, टी मैक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1 अपॉन एफ, V1 क्या है, कांस्टेंट 1 अपॉन एफ यानी कि 1 अपॉन एफ स्क्वायर। टू पर चलिएगा, एस टी मैक्स बराबर 1 अपॉन एफ, क्योंकि यहाँ पर R2 तो यहाँ पर R2 है। ठीक है जी, ये क्या मिला, 1 अपॉन एफ। थर्ड चलिएगा, एन एस माइनस एन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो एस इंटू एफ है बच्चों। चलिए फोर्थ पर चलिएगा, टेन फाइव टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एस और एफ, तो R2 तो हमारा कांस्टेंट है। अगर हम केस फर्स्ट पर चलें, बेटा यहाँ से लिख लीजिए, एक एक दो नंबर सेट है आपका। अगर हम केस फर्स्ट देखें तो टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1 अपॉन एफ, ये एस ले लिया हमने। ठीक है, ये हमने एस ले लिया, तो ये तो V1 तो कांस्टेंट है, तो ये हो गया एस अपॉन एफ, ये ए लिया। फिर चलते हैं बी, तो I2 डैश डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एस, सिर्फ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यहाँ देखेंगे एस। फिर आ जाते हैं केस टू में, केस टू में आते हैं, टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1 अपॉन एफ, यहाँ चलेंगे V1 कांस्टेंट है 1 अपॉन एफ स्क्वायर, और यहाँ चलेंगे 1 अपॉन एस। ठीक है जी, तो यहाँ हमें मिल जाएगा 1 अपॉन एस F3 बी। यहाँ आता है I2 डैश
तो 1/s। तो ये चीजें हमें यहां पर प्राप्त हुई हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग डायग्राम में देखें और जानें, तो जब हमने लेते हैं कांस्टेंट टॉर्क और एक लेते हैं हम लोग कांस्टेंट पावर, तो हम ये जानते हैं कि जब हम बिलो बेस स्पीड की बात करेंगे, बिलो बेस स्पीड, तो टॉर्क हमें कांस्टेंट मिलता है। लेकिन जब हम अबव बेस स्पीड पर देखते हैं तो हमें पावर कांस्टेंट मिलती है। तो यहाँ पर टी मैक्सिमम ये है, तो ये v बाई एफ यहाँ पर कांस्टेंट है, ये कहलाता है कांस्टेंट टॉर्क ड्राइव, कांस्टेंट टॉर्क ड्राइव विद्यार्थियों। और ये कहलाता है कांस्टेंट पावर ड्राइव। ठीक है, कांस्टेंट पावर ड्राइव। तो ये आपको समझाना जरूरी था, इसके बिना आगे आपको समझ नहीं आना था। तो इन ए वेरिएबल स्पीड इंडक्शन मोटर ड्राइव v बाई एफ इज केप्ट कांस्टेंट ओवर ए वाइड रेंज ऑफ इट्स फ्रीक्वेंसी वेरिएशन, द मोटर ऑपरेट इन द फॉलोइंग। तो जब v बाई एफ रेशियो कांस्टेंट है तो कांस्टेंट टॉर्क मोड में, कांस्टेंट टॉर्क मोड, तो अब ये पूरा पेज आपके लिए इस्तेमाल होता रहेगा। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट है, इन एसी मोटर कंट्रोल v बाई एफ इज केप्ट कांस्टेंट। तो v बाई एफ को कांस्टेंट रखने का मतलब क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स फाई हमको, मैग्नेटिक फ्लक्स फाई को कांस्टेंट रखना, यही तो मतलब हुआ। तो 273 में देखेंगे, मैक्सिमाइज या मैक्सिमम यूज ऑफ द मैग्नेटिक सर्किट। हम चाहते हैं मैक्सिमम यूज हो मैग्नेटिक सर्किट का। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट है हमारा, वेल ऑपरेटिंग ऑन वेरिएबल फ्रीक्वेंसी सप्लाई द एसी मोटर रिक्वायर वेरिएबल वोल्टेज एज वेल इन ऑर्डर टू। तो जब हमने ये कहा है कि वेरिएबल, ये वेरिएबल है, तो हम वोल्टेज को इसलिए वेरिएबल करा रहे हैं क्योंकि हम नहीं चाहते कि सैचुरेशन आए। सैचुरेशन कब आता? जब मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ता। तो हम ये चाहते हैं कि ये कांस्टेंट बना रहे, तो हम क्या लगाएंगे? अवॉइड द इफेक्ट ऑफ सैचुरेशन। A variable frequency induction motor is operated at constant V by F ratio. It has the following feature over wide speed range operating motor, magnetizing current and maximum torque। तो बेटा एक बात बताओ, V by F ratio का मतलब है फाई, इसका किससे मतलब होता है जी? कांस्टेंट से। तो जब ये फाई मैग्नेटिक फ्लक्स कांस्टेंट है तो बेटा आई एम भी कांस्टेंट है। मैं मैग्नेटाइजिंग करंट कब बदलता? जब फाई बदलता। और यहाँ हमने v बाई एफ रेशियो स्पीड कंट्रोल में अभी क्या देखा है? टॉर्क जो देखा है हमने, यानी कि जो मैक्सिमम टॉर्क हमने जाना है वो क्या था? कांस्टेंट था। तो ये क्या हमारा? ऑप्शन बी हो गया। चलिए नेक्स्ट है हमारा, देखिए 276। तो ये सारे v बाई एफ रेशियो पर ही काम करेंगे। एन इंडक्शन मोटर इज यूज्ड फॉर स्पीड कंट्रोल एप्लीकेशन, इट इज ड्राइवन फ्रॉम इन्वर्टर कांस्टेंट v बाई एफ कंट्रोल। द मोटर नेम प्लेट डिटेल आर एज फॉलो। ठीक है जी, 3 फेज है, ये सब दिया हुआ है आपको। ओके, जब ये n है तो इसका मतलब ns आपको कितना मिल रहा है? 3000। तो आप S1 निकाल सकते हैं, 3000 माइनस 2850 बटे 3000। ठीक है जी, तो 0.05 आपको ये मिल गया। द मोटर इज रन विद इन्वर्टर आउटपुट फ्रीक्वेंसी सेट एट 40 हर्ट्ज। ठीक है, हाफ द रेटेड स्लिप। आप एक बात बताइए कि v बाई एफ रेशियो कांस्टेंट है, v बाई एफ रेशियो तो कांस्टेंट v बाई एफ रेशियो है। अगर आपने फ्रीक्वेंसी को कम किया है ना, फ्रीक्वेंसी को कम किया है, तो भाई ऑब्वियस सी बात है कि वोल्टेज तो अपने आप कम हुई। यानी कहने का मतलब है कि अगर हम ये देखें एन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, या एन एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, तो हमने यहाँ कहा कि एन एस टू अपॉन एन एस वन
बराबर F2 अपॉन F1 यानी कि 40/50। तो NS2 बराबर NS1 कितना है, 3000 है, गुणा 40/50, ये 0 हो गया, 5 4 6 चौक 2400। तो 2400 आरपीएम तो ये आया, ये नहीं पूछा। इसने कहा है कि यदि स्लिप आधी हो जाए, तो स्लिप आधी का मतलब है S2.025, तो उस समय स्पीड बताइए। तो N2 1 माइनस S2 इंटू NS अब क्या लगाएंगे हम, 2400 लगाएंगे। तो 1 माइनस 0.025 इंटू 2400, तो ये मिल जाएगा 2340 आरपीएम। ऑप्शन सी हमारा एकदम सही ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट जानते हैं, द स्पीड। नेक्स्ट चलते हैं, द the speed of a 4-pole induction motor is controlled by varying the supply frequency while maintaining the ratio of supply voltage to supply V by F constant at rated frequency 50 Hz and rated voltage 400 volt at 1440 RPM. Find the speed at 30 Hz if load torque is कांस्टेंट। कहा गया है कि यदि लोड टॉर्क कांस्टेंट है तो उस समय स्पीड बता। तो देखिए यहां आपको ये समझना है कि अभी हमने एक छोटा सा फॉर्मूला देखा है नॉर्मल ऑपरेटिंग रीजन में टॉर्क के लिए। तो हमने देखा है कि 1/ओमेगा SM इंटू SV1 स्क्वायर और R2 टेस्ट। यही तो फॉर्मूला देखा हमने। ये फॉर्मूला कब देखते हैं हम लोग, नॉर्मल ऑपरेटिंग रीजन में, जब स्लिप कम हो। यानी कि हमें ये पता है कि जो हम चाहें, तो देखिए हमने इसको थोड़ा सा अलग रूप में भी देख सकते हैं। ओमेगा SM डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी एंड V1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। तो हमने ये कहा कि टॉर्क यानी कि 1/F इंटू SV1 स्क्वायर। तो ये मिल गया हमें ये V1 क्या, SV2/F। ठीक है, आप चाहे तो इसको SF भी लिख सकते हैं क्योंकि F2 ये इससे कैंसिल हो जाता है। ये किया हमने। तो यहां आपको ये समझने की जरूरत है कि कांस्टेंट वोल्टेज, कांस्टेंट V/F रेशियो रखने के लिए हमें अगर फ्रीक्वेंसी कम होती है तो फिर वोल्टेज को भी कम करें। ठीक है, तो यहां हमने ये कहा है V किसके प्रोपोर्शनल, F के। तो बेटा ये हो जाएगा SFS2/F, इससे ये कैंसिल SF। तो देखिए अभी हमने इसलिए ये बताया कि मैंने अभी आप लोगों को एक छोटा सा डेरिवेशन करवाया था। ये डेरिवेशन था, हमने नॉर्मल ऑपरेटेड रीजन में टॉर्क के लिए यहां पर चलेंगे, V/F रेशियो कंट्रोल हमने किया। तो यहां पर चलेंगे, हमने क्या देखा, तो हमने देखे ये पढ़ा था यहां पर टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू SF। ठीक है जी, टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू SF। तो इसी टर्म का यूज करना है, यानी कि T2/T1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, हमने कहा S2, ये चलिए बराबर लिख लेते हैं, S2 F2 अपॉन में S1 और F1, ये दोनों बराबर हैं तो मतलब 1 कर दीजिए। तो S1 F1 बराबर S2 और F2। तो यहां हमें पता चल जाएगा S2 बराबर S1 F1 अपॉन F2। तो S1 देखिए कितना है, ये 1440 है, ये 4 पोल है। तो NS हमें मिलता है 1500 RPM। ठीक है, और N हमें कितना मिल रहा है, 1440 RPM। तो भैया स्लिप मिल जाएगा आपको 60/1500 यानी कि 0.04। तो 0.04 गुणा 50/30, तो 0.066 आपको ये स्लिप मिला। ठीक है, आपको बुक्स वाले मेथड से नहीं चलना है ये चीजें, आपको ये हर एक चीज को मैं रियली में एक्सप्लेन करता हुआ चल रहा हूं, तो उन्हीं मेथड को आपको लेकर चलना है।
आपने बस V बाई एफ रेशियो कहा तो वोल्टेज वोल्टेज को तो पीछे जाना ही नहीं था, यहाँ S2 मिला। अब अगर ये फ्रीक्वेंसी 30 है तो आप ये देखो कि NS2 बराबर 120 F का मतलब 30 अपॉन P का मतलब 4, तो ये कितना हो गया, 4 30 यानी 900। तो N2 देखिए अब कितना मिलेगा, 1 - 0.066 इंटू 900, ठीक है, तो ये 840 RPM आपको मिलेगा, यानी कि ऑप्शन सी आपका बेस्ट ऑप्शन होगा, ये ऑप्शन आपका बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको आप ये सब चीज़ें कर भी पाएंगे और आपको इन सब चीज़ों में एंजॉय भी आप करेंगे, क्योंकि आपको अलग चलना है। जो चीज़ें आपको बताइए V बाई एफ रेशियो में, उसके अकॉर्डिंग चलना है, कभी लाइफ में कोई गलती नहीं करोगे। चलिए जी, ए थ्री फेज इंडक्शन मोटर इज ड्राइविंग ए कांस्टेंट टॉर्क लोड एट रेटेड वोल्टेज रेटेड फ्रीक्वेंसी। क्या देखो ये कांस्टेंट टॉर्क लोड, इफ बोथ वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी आर हाफ, यानी कि वोल्टेज भी आधा और फ्रीक्वेंसी भी आधा, ठीक है। रिलेट टू न्यू कंडीशन स्टेटर रेजिस्टेंस लीकेज, ये सब ये है। तो V बाई एफ रेशियो भैया क्या बना, जब दोनों को आधा कर दिया तो कांस्टेंट है पहले से, ठीक है। अगर ये कांस्टेंट टॉर्क कह रहा है तो टर्म समझिए ना, कांस्टेंट टॉर्क लोड का आप समझ जाइए बात से कि भैया इसका मतलब था V बाई एफ रेशियो कांस्टेंट। तो जब ये कह रहा है कि दोनों आधे तो अभी भी कांस्टेंट है, तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों जो सिंक्रोनस यानी फाई है वो आपका नहीं बदलेगा। तो द डिफरेंस बिटवीन सिंक्रोनस स्पीड एक्चुअल, ये आपका सेम बना हुआ है, क्या दिक्कत है। एयर गैप फ्लक्स तो फाई तो मैंने बताया अभी, स्टेटर करंट फाई नहीं बदला तो भैया इसकी क्या जरूरत है, ये आपका यही है। लेकिन फ्रीक्वेंसी को आधा करने से जो स्लिप है, भाई स्लिप फ्रीक्वेंसी डिपेंड है, तो ये हमारी चेंज हो जाएगी। तो हम कहेंगे पी क्यू और आर हमारा सही उत्तर है। In a constant V by F induction motor drive, the slip at the maximum torque, आपको बताना है the slip at the maximum torque। तो आप ये देखेंगे कि जब हमें स्लिप की बात की गई है कि स्लिप एट मैक्सिमम टॉर्क, मैक्सिमम टॉर्क के साथ में स्लिप का जो रिलेशन जो बन रहा है वो किस तरह का बन रहा है। अब देखिए आपको याद होगा ST मैक्स आया था विद्यार्थियों आपका ये, तो F का मतलब किससे आप लगा सकते हैं, F किसके प्रोपोर्शनल में बदल जाएगा, या F के प्रोपोर्शनल में क्या है, सिंक्रोनस स्पीड। तो फिर हम क्या कहेंगे, हैज एन इनवर्स रिलेशन विद सिंक्रोनस स्पीड। तो यहाँ पर हमारा ये ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट, द स्पीड ऑफ ए इंडक्शन मोटर इज कंट्रोल्ड बाय कंट्रोलिंग सप्लाई फ्रीक्वेंसी। If speed of machine is reduced by reducing 50% of the rated frequency to keep the flux in machine constant। तो देखो इसने फाई कांस्टेंट कहा, तो फाई कांस्टेंट कहते ही इसने बहुत बड़ी बात कह दी कि V बाई एफ रेशियो भी कांस्टेंट है। तो द मोटर वोल्टेज कंपेयर टू रेटेड वोल्टेज मस्ट, तो जब आपने फ्रीक्वेंसी को 50% गिराया तो इसका मतलब वोल्टेज को भी 50% गिराना पड़ेगा, तभी ये कांस्टेंट रहेगा। तो डिक्रीज बाई 50%, ठीक है जी, डिक्रीज बाई 50%। एक बेसिक ट्रैक पर है क्वेश्चन, क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, मुश्किल आप तभी समझेंगे इनको कि भाई जब आपने ये चीज़ें जो जो बता के चल रहा हूँ आप नहीं देखेंगे तो आपको मुश्किल लगेगा, अदरवाइज मुश्किल नहीं है। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।